नमस्कार दोस्तों, स्टार IQ यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सुनील और आज इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट जीके MCQ जो कि बेस्ड हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज पे। बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये सेशन और ये सेशन टोटली डेडिकेटेड है HCS को, यानी कि हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम। और आने वाला आपका पेपर है ग्राम सचिव का हरियाणा के अंदर, तो वहां पे तो आपका यकीनन ये लेक्चर आपको मदद करेगा ही करेगा। तो आप लोग इसको इत्मीनान से पढ़िएगा और याद करिएगा और सीखिएगा भी कि आपको अगर फ्यूचर में अगर अपने आप से पढ़ना है तो आप कैसे पढ़ पाएंगे। अगर आपको इन सभी लेक्चर्स का PDF फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार IQ PDF को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। फेसबुक चलाते हैं तो स्टार IQ एजुकेशन सर्च करके मेरा फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हैं। इन विच स्टेट इज द नोखली वाटरफॉल, यानी कि नोखली वाटरफॉल या नोखली झरना जो है वो किस प्रदेश में यानी कि किस राज्य के अंदर स्थित है। तो ये झरना हमसे पूछा है। A ऑप्शन केरल दिया है, B ऑप्शन आसाम है, C ऑप्शन मणिपुर है और D ऑप्शन मेघालय है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर मेघालय रहेगा, यानी कि ये नोखली झरना या नोखली वाटरफॉल जो है ये मेघालय के अंदर स्थित है, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है। अब झरने की बात करें तो ये झरना मेघालय में कहां पे है? मेघालय में चेरापूंजी में है। सर ये कितना ऊंचा है? 1115 फीट है, 340 मीटर आप कह सकते हैं। इसकी चौड़ाई कितनी है सर? 75 फीट इसकी चौड़ाई है। जिक्र मेघालय का हुआ है यहाँ पे, तो आप मैप में मेघालय को देखिएगा। मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग है। मेघालय की राज्यपाल का नाम सत्यपाल मलिक। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा। इन्होंने रिसेंटली जो है एक माइक्रो ATM जो है वो लॉन्च किया है राज्य के अंदर। माइक्रो ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और इस ATM में कौन से कंप्यूटर का यूज किया जाता है? ATM के अंदर जो है वो हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज किया जाता है। हाइब्रिड को हम लोग बोलते हैं एनालॉग प्लस में डिजिटल कंप्यूटर। हम बात कर रहे हैं मेघालय की ओर, तो मेघालय का एक इंपॉर्टेंट जो अगर बात करते हो आप लोग जनजातियों के जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि यहाँ पे खासी जनजाति रहती है, एक जैंतिया रहती है, एक गारो रहती है, एक मिकिर रहती है और एक कछारिया। ये काफी इंपॉर्टेंट जनजातियां हैं जो एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि 1872 में गारो हिल्स पे अंग्रेजों ने कब्जा किया था। तो आपसे यूं सवाल बन सकता है कि गारो हिल्स पर अंग्रेजों ने कब्जा कब किया था? 1872 में। मेघालय एक छोटा सा राज्य है जो कि आसाम बांग्लादेश के पठार पे ही छोटा सा बसा हुआ राज्य है ये, ठीक है। अगर इतिहास की बात करें मेघालय की, तो 1835 में अंग्रेजों ने असम में मेघालय को शामिल किया। अब फिर आगे की बात करें तो 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन थे, उन्होंने बंगाल का विभाजन किया। तो मेघालय असम और पूर्वी बंगाल के प्रांत का हिस्सा बन गया था उस टाइम पे। बात 1912 की आई तो जब विभाजन फिर से हुआ तो मेघालय असम का हिस्सा बन गया। और जब बात देश आजादी की आती है तो मेघालय 100% तो आजाद नहीं हुआ था। आसाम के 2 जिले इसमें शामिल थे और सीमित स्वतंत्रता का आनंद लिया था मेघालय ने। और 21 जनवरी 1972 को इसको एक अलग राज्य का जो है वो दर्जा प्राप्त हुआ था। मेघालय शब्द का मतलब ये होता है बादलों का घर, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है तो थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेना इसे आप लोग, इंपॉर्टेंट भी है ये। मेघालय जो है वो 300 किलोमीटर लंबा है लगभग पूर्व से पश्चिम के अंदर, और 22,429 किलोमीटर कुल क्षेत्रफल है इसका, ठीक है। और 100 किलोमीटर चौड़ा है ऑलमोस्ट ये। हरा भरा सा क्षेत्र है। आर्किड पेड़ यहाँ पे थोड़े से ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। संस्कृति की बात करते हैं, वैसे तो ये बहुत सारे महोत्सव यहाँ पे मनाए जाते हैं, लेकिन पोमेलो नृत्य है ये काफी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे जरूर याद कर लेना आप लोग, ठीक है। प्रशासन की बात करें मेघालय की, तो यहाँ पे 60 सदस्य की विधानसभा है, जिसमें से 2 लोकसभा की सीटें हैं और लोकसभा की सीटें एक शिलोंग और एक तुरा की है, और एक सीट जो है वो राज्यसभा की है। 7 जिले हैं मेघालय के अंदर, ये भी बात आप याद कर सकते हो। मेघालय के अंदर जो है खेती बाड़ी की बात की जाए तो यहाँ का हिस्सा जो है 10% हिस्सा खेती के अधीन आता है कुल क्षेत्रफल का, और ज्यादातर फल और सब्जियों की खेती की जाती है, जैसे अनानास, संतरा, केला, ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ की जो है फसलों में शामिल है या फलों में शामिल है। एक मैंड्रिन संतरा जो है ये बहुत ही उच्च क्वालिटी का संतरा माना जाता है जो कि मेघालय में ही उगाया जाता है। खनिजों में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोयला और चूना पत्थर जो है यहाँ पे बहुत ही फेमस रूप से, और ग्रेनाइट वगैरह खनिज भी यहाँ पे बहुत पाए जाते हैं। चलिए इसी के साथ में दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? तो देखिएगा टैगा जो है यहाँ पे तो पेड़ पाए जाते हैं,
चरपल में भी पेड़ पाए जाते हैं, सवाना में भी पेड़। हालांकि सवाना में घास बहुत ऊंची ऊंची होती है, 5 मीटर तक ऊंची की घास है, लेकिन टुंड्रा जो है ये घास के ही मैदान है, तो यहाँ पे पेड़ नहीं है। तो बी ऑप्शन जो रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। टुंड्रा क्षेत्र जो है वो उत्तरी ध्रुव पे है, जैसे हमारी अर्थ बनी, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, तो इस उत्तरी ध्रुव के पास में पड़ता है टुंड्रा, ठीक है। और इस स्थान पर जलवायु अत्यधिक शीत, मतलब बहुत ठंड पड़ेगी। ध्रुवों पे तो ठंड पड़ेगी ही, क्योंकि सूरज तो जाएगा नहीं। अब सूरज जाएगा नहीं तो मतलब पेड़ तो वहां पे हो गए ही कैसे। तो पेड़ की बात छोड़िए, आप और भी वनस्पतियां जो है यहाँ पे नाम मात्र समान ही पाई जाती है। कुछ कुछ ऐसा इलाका है टुंड्रा का, ठीक है। और बात कर रहे हो आप लोग इसे मैप में देखने की कोशिश कर रहे हो, तो ये यहाँ का जो आपको ये वाला इलाका दिख रहा है, ये टुंड्रा का ही इलाका दिख रहा है। ये देखिएगा, बहुत सारे बायोम की बात करते हैं, सवाना की बात करते हैं, तो ये वाला कलर जो है ये सवाना का है, ठीक है। ये वाला कलर सवाना का है, अभी मैं थोड़ा समझाऊंगा आगे। टुंड्रा की बात कर रहे हो आप लोग, ठीक है। तो टुंड्रा तो ये है ही हमारे, ठीक है, ये वाला टुंड्रा ही है, ठीक है। ऊपर वाले इलाके में भी बात आ रही है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक टैगा की भी बात आई थी, एक ऑप्शन टैगा भी था। टैगा जो है उत्तरी यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका के पास वाला क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे ज्यादातर चीड़ का पेड़, फर पेड़, ठीक है, ये पाए जाते हैं, और भालू और भेड़िया भी यहाँ पे पशु पाए जाते हैं। बर्फबारी तो होती है यहाँ पे, लेकिन चीड़ और फर जो है यहाँ पे जनरली हो सकते हैं। एक यहाँ पे चरपल की भी बात की थी हमने, तो चरपल जनरली साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे भी पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो ये चरपल के ही जंगल है जनरली, ठीक है। और एक बात यहाँ पे सवाना की, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मीटर लंबी घास, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ठीक है। सघन जो है यहाँ पे एक टाइप का घास वाला क्षेत्र है। यहाँ पे बहुत सारे जो है आपके जानवर, जैसे भैंस है, जंगली भैंस है, दरियाई घोड़ा है, हाथी है, हिरण है, जेब्रा, सिंह, चीता, तेंदुआ, गीदड़, घड़ियाल, ये सांप और शुतुरमुर्ग, ये कई सारी प्रकार की जनजातियां जो है यहाँ पे पाई जाती है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। ये अफ्रीका, भारत, ब्राजील, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया आदि प्रमुख इसके क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सवाना घास के प्रदेश या मैदान जो है पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत के विशाल मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। भारत के विशाल मैदानों के संबंध में देखिएगा, पहला है भारत के में विश्व का सबसे बड़ा एलुवियम निपेक्ष पाया जाता है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो भारत में सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा यूं कहिएगा एलुवियम निपेक्ष पाया जाता है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, कोई गलत नहीं है ये, ठीक है। गंगा और आपका ब्रह्मपुत्र के मुहाने पे या गंगा सिंधु वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है। खादर क्षेत्र की अपेक्षा बांगर में न्यू एलुवियम होता है ना जी, ये गलत है। एक्चुअली में बांगर जो होती है आपकी वो ओल्ड होती है और खादर जो होती है वो न्यू होती है, तो इन्होंने उल्टा बोला, इस वजह से ये लाइन गलत हुई। खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित होता है, हाँ जी ये ठीक है, क्योंकि देखिएगा ऐसे आप अगर मैप बनाते हैं तो नदी का तलहटी का क्षेत्र जो होता है उसको बोला जाता है खादर बोला जाता है, और नदी के किनारों के ऊपर जो मिट्टी होती है उसको बांगर बोला जाता है। जलोढ़ मिट्टी 2 टाइप की होती है, खादर एक बांगर। खादर उपजाऊ होती है, बांगर कम उपजाऊ होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ, एक ऑप्शन ठीक है और 3 भी ठीक है, तो केवल 1 और 3 जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। आप देख लीजिएगा ये हिमालय क्षेत्र है, हिमालय के बिल्कुल तलहटी में छोटे छोटे पत्थर होते हैं उसको भाबर कहते हैं, और छोटे टुकड़े हो जाए उसको तराई कहते हैं, और बिल्कुल ही बारीक से हो जाए उसको बांगर कहते हैं, और मिट्टी ही बन जाए उसको खादर कहते हैं। नदी के घाटी के अंदर ही जनरली पाई जाती है ये, ठीक है। तो खादर क्या होता है, न्यू मिट्टी होती है, बांगर ओल्ड होती है, ठीक है। और खादर जो है नीचे के हिस्से में होती है, बांगर ऊपर के हिस्से में होती है, ठीक है। इसमें बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इसमें थोड़े बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं। ये उपजाऊ होती है, बांगर कम उपजाऊ होती है, ठीक है। तो और आगे की बात अगर करें हम लोग तो ये सबसे ज्यादा पाई जाती है भारत के अंदर ही पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी आपको मैं बता देता हूं, ठीक है, 40+ % हिस्से में भारत में पाई जाती है। पंजाब जो है वो सबसे ज्यादा धनी है इस क्षेत्र में, यूं कहिएगा पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नदियों द्वारा बहा के लाई गई मिट्टी ही कहलाती है ये। गंगा के विशाल मैदान के क्षेत्र में, या यूं कहिएगा नदी जहां जहां पे बहती है, जैसे भारत में गंगा नदी है, के साथ में ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, इनके मैदान जहां पे भी है। और ये मिट्टी पंजाब के अलावा कहां कहां पे है, ये पश्चिम बंगाल में भी है, के अलावा जो है ये गुजरात के भी थोड़े से पार्ट में है, नर्मदा रिवर के आसपास, तापी वगैरह के आसपास, ठीक है। तो जहां जहां पे नदियां हैं वहां वहां पे इस मिट्टी के थोड़े थोड़े कण पाए ही जाते हैं।
राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना % हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 60% हिस्सा जो है वो थार मरुस्थल में स्थित है। आपको ये फोटो में या मैप में दिखाई दे रहा होगा थार डेजर्ट, ठीक है। और थार मरुस्थल दुनिया के 10 सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक बड़ा मरुस्थल है ये, ठीक है। और दूसरी बात की जाए, भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग जो है 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ ये क्षेत्र है और टोटल इसका 60% हिस्से की तो बात हम लोग कर ही रहे हैं। अब मरुस्थल क्यों कहा? क्योंकि साल भर में 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है यहाँ पे, इस वजह से इसे मरुस्थल कहा है। यहाँ पे शुष्क जलवायु और नाम मात्र की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। वनस्पति तो होगी कैसी, क्योंकि यहाँ पे बारिश तो है ही नहीं, ठीक है। इसी वजह से इसे मरुस्थली कहते हैं हम लोग। और दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है अगर आपसे पूछा जाए तो जवाब क्या रहेगा? थार मरुस्थल। वैसे तो यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर तक देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी दुनिया में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल थार मरुस्थल ही है, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि मेसोजोइक कल्प में जो है ये समुद्र के अंदर स्थित था ये, और तकरीबन 180 मिलियन वर्ष जो है इसकी आयु मापी गई है। वुड फॉसिल्स के तहत ही ये आयु जो है मापी गई है। आप देख पा रहे हैं ये कुछ इस टाइप का है। ढाल के आधार पे इस मरुस्थल को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तो होता है उत्तरी भाग इसका, जो कि ढाल पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है, और एक है दक्षिणी भाग जो कि कच्छ के रण की ओर है, ठीक है। गुजरात का कच्छ के रण की ओर ढाल है इसकी फिर दूसरी, ठीक है। और अगर बात की जाए कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो माना जाता है अगर थार मरुस्थलों को पूरी तरीके से सोलर पैनल से ढक दिया जाए ना, तो पूरे भारत में इसी सोलर पैनल से जो है बिजली की आपूर्ति की जा सकती है। दूसरी बात यह है कि इसरो ने एक रिपोर्ट पेश की थी रिसेंटली, कहा कि थार रेगिस्तान जो है हर साल उत्तर पूर्व की ओर खिसक रहा है, जबकि इसे आगे बढ़ने की रफ्तार आधा किलोमीटर है। और यही कारण है कि राजस्थान की पहचान थार रेगिस्तान अब जो है धीरे धीरे हरियाणा, पंजाब और यूपी और मध्य प्रदेश में भी फैलने लगा है खिसकने की वजह से। इस फैलाव को रोकने के लिए सरकार ने काम किया है, इंदिरा गांधी नहर बनाई जिसकी लंबाई तकरीबन 649 किलोमीटर है, ताकि जो है राजस्थान राज्य के अंदर जो है हरियाली फैल सके। ये इंदिरा गांधी नहर आपको फोटो में दिखाई दे ही रही होगी। ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? तो ग्लेशियर से बेसिकली जो बर्फ पिघलती है, मेल्ट होती है, इवेपोराइजेशन होती है, तो उसको हम लोग इरोजन का नाम दिया करते हैं, अपक्षरण का नाम दिया करते हैं, ठीक है, टूट टूट के। वैसे अपक्षरण जो होता है वो तेज हवाओं के कारण होता है कई बार, ठीक है, या कई बार क्या होता है छोटे छोटे टुकड़ों में समय के अनुसार धीरे धीरे पानी वगैरह से भी जो है टूट टूट के टुकड़े बह बह के आगे चले जाते हैं, तो इसको हम लोग अपक्षरण के नाम से जो है पुकारा करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? ग्लेशियर के लिए प्रयोग किया जाता है वर्ड जिसका नाम है स्केररी, ठीक है। डी ऑप्शन सही रहेगा हमारा। इसका मतलब ये होता है कि मानवीय जीवन यापन करने के लिए कम संभावना वाला क्षेत्र, ठीक है। बेसिकली क्या है कि छोटा सा द्वीप सा, ये आप चारों तरफ इसको देख लीजिएगा, पानी पानी है, और यहाँ पे लोग रहेंगे तो क्यों रहेंगे? मान लेते हैं रह भी जाएं तो उनको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो फिर वो कैसे उन संसाधनों को ले आ पाएंगे? तो ये वाला इलाका ही स्केररी कहलाता है बेसिकली। अगला क्वेश्चन हमारा है कि डैम्पियर हॉजेज रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो डैम्पियर हॉजेज लाइन जो है वो संबंधित है सुंदरबन से, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। अब आपको ये तो पता ही होगा सुंदरबन डेल्टा है, वो दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा है। 1829-30 में इसे खींचा गया था, एक टाइप की इमेजिनरी लाइन है ये, और यह लाइन जो पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के समानांतर है, ठीक है, और सुंदरबन डेल्टा की उत्तरी सीमा को दिखाती है बेसिकली ये लाइन जो आपको रेड कलर की दिखाई दे रही है। और दूसरी बात है सुंदरबन डेल्टा जो है यहाँ पे सुंदरी नामक पेड़ पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग मैनग्रोव फॉरेस्ट भी कहते हैं, और जिन्हें हम नमकीन पानी के पेड़ से भी पुकारा करते हैं, जो इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लिए। उत्तर पूर्वी पवनों के कारण भारत में क्या होता है? देखिएगा, जिस साइड से हवा आती है उसी साइड से उस हवा का नाम पड़ जाता है। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है, यहाँ पे ईस्ट है। तो उत्तर और पूर्व यहां से जो हवा बहती है वो क्या करती होगी? उत्तर पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा ना जी, चेन्नई में शीतकालीन वर्षा, ये बिल्कुल ठीक है। थार मरुस्थल में तूफान नहीं जी, हिमालय में तेज हवाओं का चलना, ये भी नहीं।
चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है। तमिलनाडु के जनरली कोरोमंडल तट है, यहाँ पे तमिलनाडु में कोरोमंडल तट पे बारिश होती है, ठीक है। और क्योंकि यहां से आती है तो यहाँ पे तो स्थल भूमि है, तो नमी उठाएगा कहां से ये हवाएं, लेकिन बंगाल की खाड़ी के ऊपर से जब हवा गुजरती है तो अपने अंदर पर्याप्त मात्रा में नमी ले लेती है और तमिलनाडु के चेन्नई या कोरोमंडल तट पे जो है ये हवाएं सर्दियों के दौरान बारिश करवाती है। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य, सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है, इसका नाम है गुजरात, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हर साल 160 लाख टन नमक का उत्पादन किया जाता है और भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु भारत के 4 प्रमुख नमक उत्पादक राज्य हैं। असम में गंजम, पुरी और बालासोर में लगभग 30,000 टन जो है नमक का उत्पादन किया जाता है। आपसे मेरे एक सवाल है, भारत तो तीसरा है दुनिया में, तो पहला और दूसरा कौन है? आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा अगर आपको पता है तो। गुजरात की बात करें, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, राज्यपाल आचार्य देवव्रत है, पॉपुलेशन 6.27 करोड़ है, मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी है। आगे बढ़ते हैं तो अलमट्टी बांध किस नदी पे स्थित है? अलमट्टी बांध जो है वो स्थित है कृष्णा नदी के ऊपर, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अलमट्टी बांध परियोजना उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पे स्थित है और यह परियोजना 2005 में बनके तैयार हुई थी। कृष्णा नदी की लंबाई तकरीबन 1400 किलोमीटर के आसपास है टोटल और ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश यहां पे बहती है ये, ठीक है। और इसे साउथर्न पेनिनसुलर इंडिया की नदी कहा जाता है। इसकी अगर बात करते हैं सहायक नदी तो बाएं तरफ से भीमा है, दिंदी है, ठीक है। मुस्सी नदी जो कि हैदराबाद इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। दाहिने ओर से जो है यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट नदियां भी आती है आपकी, जैसे वेना है, कोयना नदी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। बाकी नदियां भी आप पढ़ सकते हैं, कोयना और यहाँ पे ये दोनों जरूर याद रखिएगा आप लोग। उद्गम की बात करते हैं तो महाबलेश्वर से निकलती है ये, ठीक है। लोकेशन जो है इसकी महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुई और इस नदी का मुहाना मतलब ये एग्जिट कहां पे होती है? कृष्णा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है इस पर्टिकुलर लेक्चर से और इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको ये चीजें पसंद आई है तो मैं फिर हाजिर होऊंगा कुछ ज्यादा क्वेश्चनों के साथ में। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।